कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम निकालना सीखा था। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कंपलसरी दो या दो से ज्यादा मास होने चाहिए। अगर एक सिंगल मास पड़ा हुआ है और मुझे कहा जाए कि उसके कुछ डिस्टेंस पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो, तो वो कितनी आती थी? जीरो। बिकॉज एक सिंगल मास की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इसका पोटेंशियल होगा, इसके पास जाने तक हमें वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन ये अकेला कोई वर्क डन नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा मास इसके नजदीक आएगा, सो अब ये पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने ढूंढा था। हमने देखा था ना कि पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स के अंदर डिफाइंड है ही नहीं। डिफाइंड क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड। वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय r। याद है ना, हमने इंफिनिटी पे लिया था, इंफिनिटी से मास को यहां लेके आए थे और इंफिनिटी की एनर्जी हम जीरो एज्यूम करते थे। सो ये uf माइनस ui होता था। इनिशियल हमारा इंफिनिटी था तो उसको हमने जीरो ले लिया था। सो हमारा फाइनल पोटेंशियल आ गया था माइनस जी m1 m2 बाय r। ओके, चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें दो से ज्यादा मास होंगे। बच्चों, पहले हमको एक तीन मास इधर दे दिए हैं। इन तीनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ले लिया है और इसका मास है 1 kg 2 kg एंड 3 kg। हमें कहा गया है फाइंड दी पोटेंशियल एनर्जी। क्या ढूंढना है हमें? पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। तो बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या होगा? इन दोनों की वजह से पोटेंशियल, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल एंड इन दोनों की वजह से पोटेंशियल ऐड हो जाएगा सिंपली। सो माइनस ऑफ जी m1 m2 बाय r प्लस माइनस ऑफ जी m2 m3। इसको मैं 1 2 3 लेके चलूं, सो पहले इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण, इसको चलो हम, ठीक है, फिलहाल अभी r1 ये r2 एंड प्लस ये माइनस ऑफ जी m2 m3 सॉरी m1 m3। इन दोनों के कारण जो भी पोटेंशियल आवे, ठीक है, वैल्यू पुट कर देवे। माइनस ऑफ जी m1 m2। जी को अभी ऐसे कैसे रखो, जी की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। ये कितना है? m1 1 एंड 2, सो 1 2 जा 2 अपॉन r1 1। ये प्लस माइनस माइनस जी m2 m3 2 3 जा 6 अपॉन 1 एंड m1 m3 1 3 जा 3 अपॉन 1। ये 2g माइनस 6g माइनस 3g 2 माइनस 6 8 8 माइनस 8 में 11 माइनस 11g। बोलो सही है? एंड ये हमारा आंसर है। g की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। समझ आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन जरा आप जो बताइए। यहां पे अब हमको एक स्क्वायर दे दिया है और इस स्क्वायर की चारों साइड्स हमें a बोल दी गई है एंड फाइनली हमें ढूंढना है इस सिस्टम का, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें ये m m m m चारों मास इक्वल है। चलिए बताइए क्या होगा यहाँ पे। अब बच्चे लोग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम यहाँ पे इन दोनों के कारण, इसके और इसके कारण पोटेंशियल देख रहे हैं, बट इन दोनों के कारण तो देखना पड़ेगा यार। ये दो भी तो मास एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पे है ना। इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉन्फ़िगरेशन आपको लगानी है। जैसे हम ये फॉर्मूला एक कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं ना, दो मास बन के एक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं, सिमिलरली यहाँ पे 6 कॉन्फ़िगरेशन होगी। कैसे? इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सर कोई कॉम्प्लिकेटेड फिगर आ गई तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है? तो बच्चा, उसके लिए एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। देखिए मैथ्स में आप लोग पढ़ रखा होगा या पढ़ने वाले होंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमें करना है कॉम्बिनेशन।
टोटल कितने ऑब्जेक्ट है? 4। सी, हमें सिलेक्ट कितने करने हैं? 2। टोटल 4 है और 4 में से एक बार में हम 2 को सेलेक्ट करेंगे तो उसको मैथ्स में कहा जाता है 4C2 कॉम्बिनेशन। अब सीधी सी बात है ना, इन 4 को हम किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? देखो मैं पूरा मैथ्स यहां पे नहीं पढ़ा सकता, इसका मतलब है कि आप 2 मास को 4 में से 2 को किन 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 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका, 5 तरीका एंड 6 तरीका। वैसे कोई भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे दिए जावे, उसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसकी फॉर्मूला होती है, देखो मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूं इसकी, NCR। इसकी जनरल फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो भी जरा देख लो। सपोज अगर मैं 3 फैक्टोरियल बोलता हूं तो इसका मतलब होता है 3 into 2 into 1। अगर मैं आपको बोल दूं 7 फैक्टोरियल तो उसका मतलब होता है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। समझ आ गया? फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि वहां से डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1 तक 0 तक। सो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारा n है, ये हमारा r है। सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 minus 2 2 फैक्टोरियल। इन सब फैक्टोरियल्स की वैल्यू पुट कर दो, 4 into 3 into 2 into 1 अपॉन 4 into, अच्छा देखा जाए तो 4 4 तो डायरेक्ट कट हो जाएगा ना? नहीं, हमने कुछ फॉर्मूला में गलत कर दिया। नहीं नहीं नहीं, n माइनस r फैक्टोरियल into r फैक्टोरियल। सॉरी वेरी वेरी सॉरी, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। बच्चा ये फॉर्मूला बन गया, n फैक्टोरियल डायरेक्टली कट हो जाएगा, वो किसी मतलब का ही नहीं रहेगा। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी कि n माइनस r 4 माइनस 2 2 and 2, इसका हो जाएगा 4 into 3 into 2 अपॉन 2 into 2। बोलो सही है? सो 2 में से 2 गया, ये 2 से 2 गया, 2 3 जा 6। तो कितने तरीके पॉसिबल है? 6 तरीके, वो हमने आपको बता दिया इसमें। समझ आ रहा है? इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ये तरीका देखेंगे। चलिए इसको लिखना है तो बच्चा लोग एक बार नोट डाउन कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। इस फॉर्मूला को हमेशा नोट डाउन करो भरी। इसको हम कोई बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने वाले हैं। चलिए हो गया? ओके। सो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा लोग, पोटेंशियल एनर्जी मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, इन दोनों के कारण माइनस जी m1 m2, सो माइनस जी m स्क्वायर बाय a, माइनस जी m स्क्वायर बाय a, इन दोनों के कारण माइनस जी m स्क्वायर बाय a, इन दोनों के कारण माइनस जी m स्क्वायर बाय a। बोलो सही है? अब डायगोनली बच्चा, डायगोनल का लेंथ कितना होगा? a√2, स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ये 90 डिग्री, पाइथागोरस लगाओ तो ये a√2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस जी m स्क्वायर बाय 2a, है ना, इसका √2 है, सॉरी √2a। और वैसे ही इन दोनों के लिए माइनस जी m स्क्वायर बाय √2 है। अब इन सभी का डिनोमिनेटर सेम, सो ये हो जाएगा माइनस 4g m स्क्वायर बाय a, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो ये हो जाएगा माइनस 2g m स्क्वायर बाय √2a। पूरा क्लियर है? अब सब कुछ कॉमन निकाल दो, माइनस 2g m स्क्वायर बाय a कॉमन, यहां क्या बचा? माइनस 2। देखो g m स्क्वायर बाय a बाहर आ गया, 4 में से 2 बाहर आ गया तो अंदर 2 बचा, माइनस नहीं होगा, प्लस यहां क्या बचेगा? 1/√2। बस ये आपका आंसर, खत्म। इसको सिंपलीफाई करके वो लिख सकते हैं, बट ठीक है ना, फिर तो मेन जड़ की जरूरत थी, वो आ गया। ओके चले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। ओके चले, सपोज करें कि हमको एक हेक्सागन दिया हुआ है, यानी आपके
लैंग्वेज में बेंजीन, और ये एक मास है, सब मास m kg के हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस अगेन हम a ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे कितने कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे। सो अगेन हमने क्या देखा था, टोटल कितने अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से एक बार में हमें कितने लेने हैं, 2। तो 6 फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। बोलो सही है। चलो इसका आंसर करो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, 4 तक आ गया, 4 के आगे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, ये नीचे 4 फैक्टोरियल है ना, ये है ना, तो डायरेक्ट कट जाएगा। अच्छा इसका भी 4 3 2 1, इसका भी 4 3 2 1, तो कट जाएगा ऊपर नीचे। सो लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कट कर सकते हैं। तो ये क्या बचा, यहां से यहां 3 5 15, यानी कि यहां पे 15 डिफरेंट केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे देखें, चलिए 1 2 3 4 5 6 तो यही हो गए, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2, एंड ये तो हो गया। किसी को भी रिपीट नहीं करना है। देखो बच्चा लोग, आप U12 फाइंड करो या U21 फाइंड करो, वो एक ही होता है, कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही है ना, चाहे ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 लो कि ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 लो, तो किसी को रिपीट नहीं करना है। हो गए 15, यहाँ पे काउंट करो, 3 3 6 6 + 2 8 8 + 6 14, एक बाकी रहा, कोई एक कौन सा बाकी रहा, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये एक बाकी था। सो अब ये हो गए 15 कंप्लीट। समझ आ रहा है, ओके। हमें इसका आंसर में फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है, बस हमें यही था कि कितने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बन सकते हैं। बच्चा लोग समझ आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा लोग हमको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देके रखा है, इसके वर्टाइसेस पे 3 मास है m kg के और डिस्टेंस है a। अब हम क्या कर रहे हैं ना, हम इसको खींच के लंबा कर रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसको लंबा किया कि इसकी तीनों साइड डबल हो गई, तीनों साइड डबल हो गई, और मास तो अभी भी वही का वही है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फाइंड द वर्क डन इन elongating या इन मेकिंग द साइड्स डबल। यहां से यहां आने में, इसकी तीनों साइड को डबल करने में कितना वर्क डन हुआ, ये मुझे ढूंढना है। अब बेटा इस केस में वर्क डन ढूंढना तो पॉसिबल ही नहीं है। वर्क डन की फॉर्मूला होती है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो पता है, चलो 2a 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 a डिस्प्लेसमेंट हो गया, लेकिन फोर्स कितना है, गॉड नोस। तो वर्क डन इस केस में ना वो वाले फॉर्मूला से ढूंढना मुश्किल है, इसलिए अब इस केस में हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। कैसे, चले देखते हैं। पहले चले मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं इसके ऑप्शन हैं 2gm² by 2a, 2gm² by 3a, फिर क्या है, सॉरी ये 3, ये हाँ, फिर है 3gm² by 2gm² by a, एंड लास्ट है 3gm² upon 2a। चलिए काम करें, पहले आप ट्राई करो एक बार, फिर हम करते हैं। अब बच्चे लोग यहाँ पे वर्क डन ढूंढने को बोला है, लेकिन फोर्स नाम की तो कोई चीज नहीं है। सो वर्क डन ढूंढे कैसे? अब वर्क डन का हमें कुछ और थ्योरम लगाना पड़ेगा। देखो इन सभी मास के बीच में इंटरनली कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या और कोई फोर्स के बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया है? नहीं, हो सकता है लग रहा हो, बट हमें वो सब नहीं सोचना है, हमें देखना है क्वेश्चन में कुछ बोला है कि नहीं। क्वेश्चन में कोई एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बोला नहीं है। जब एक चीज देखी थी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स।
याद आया? और इसी को हमने बोल दिया था पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब अच्छा इंटरनल फोर्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, ऑब्वियसली मुश्किल नहीं है, मतलब m1 m2 y सब करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली ये चीज कर लेते हैं। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो बच्चा ये है आपका इनिशियल, ये है आपका फाइनल। इसका पोटेंशियल निकालो, इसका पोटेंशियल निकालो। चलिए इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 3 केस है, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए, माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए। तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय ए एंड फाइनल, बड़ा फाइनल के केस में माइनस जी एम स्क्वायर बाय 2a। सो वैसे 3 टर्म तो माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय 2a। बोलो सही है ना? जी एम स्क्वायर बाय 2a, जी एम स्क्वायर बाय 2a, जी एम स्क्वायर बाय 2a, तो माइनस ऑफ 3 जी एम स्क्वायर बाय 2a। अब क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसको इसमें से माइनस कर दो। फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय 2a माइनस माइनस प्लस 3 जी एम स्क्वायर बाय a। इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर ओवर माइनस 3 जी एम स्क्वायर प्लस इधर एलसीएम लेंगे 2 मल्टीप्लाई, तो 6 जी एम स्क्वायर बाय a, सॉरी 2a। ये कितना हो गया, 6 माइनस 3 जी एम स्क्वायर बाय 2a एंड d इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अब यहां पे आपको 2 मास दिए हुए हैं, एक दिया है 3 kg, एक दिया है 5 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर लिया गया है। अब इन्हीं मास मास के बीच का डिस्टेंस 3 गुना बढ़ा दिया, मतलब 30 सेंटीमीटर कर दिया। सो बोला जा रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन, व्हाट विल बी द वर्क डन। आपको वर्क डन फाइंड करना है। ओके, ये होमवर्क में करना है आपको। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब चलो ऐसे क्वेश्चन है ना अर्थ के केस में भी आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोला होगा कि यहां पे हमें दिया हुआ है अर्थ, और अर्थ के ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है जिसका मास है m। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम यहां पे लेके आ रहे हैं, और अर्थ से इसका डिस्टेंस हमें बोल दिया गया है h। अर्थ का मास m, अर्थ का रेडियस r, मास m और r की वैल्यू अर्थ के केस में हमेशा फिक्स होती है। अब हमें बोल दिया गया है व्हाट विल बी द वर्क डन, what will be the work done in taking mass m at height h। कितना होगा? अब बच्चे देखो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस हमको पता है r है, सो ये डिस्टेंस r प्लस h हो जाएगा। ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। जो अभी किया वापस वही कर रहा है। वर्क डन इज इक्वल टू पॉजिटिव, सॉरी चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब हमको वर्क डन फाइंड करना है, सो चेंज इन पोटेंशियल कर लो। चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब ये, अच्छा फाइनल के केस में कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सोच के बताना। पोटेंशियल की फॉर्मूला G m1 m2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये r हो जाएगा। अच्छा सोचने वाली बात है कि हमने इसका डिस्टेंस r क्यों लिया। पहली चीज, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था। हमने क्या देखा था कि अगर कोई भी स्फीयर जिसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसका
टोटल मास उसके सेंटर पे लिया जा सकता है, देखा था हमने। एंड अर्थ क्या है, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, भले यूनिफॉर्मली नहीं है बट इसको यूनिफॉर्मली लेके चलना है। पूरे फिजिक्स में आप इसको अर्थ को यूनिफॉर्म शेप एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास लेके चलेंगे। ओके, सो इसका जो भी मास होगा वो सेंटर पे हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस r एंड अच्छा फाइनल है, सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा फाइनल के केस में डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस h, यस और नो, r प्लस h एंड माइनस इनिशियल कितना हो जाएगा, g m m अपॉन r। बोलो यहां तक सही है, क्लियर। अब इसमें जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकलेगा, अच्छा ये माइनस ये b प्लस, माइनस माइनस प्लस, मैं माइनस को फिलहाल अंदर ही रख देता हूं, कॉमन निकाल लेता हूं, g m n अपॉन में कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, यहां क्या बचा माइनस 1 अपॉन r प्लस h, इधर क्या बचा प्लस 1 अपॉन r। बोलो सही है, ओके। तो बेटा यहां से एलसीएम ले लो, g m m ये माइनस r प्लस h अपॉन r इंटू r प्लस h, एलसीएम ले लिया, r कट, क्या बचा यहाँ पे g m m, ये h को मैं इसके साथ लिख लेता हूं अपॉन नीचे क्या बचा r इंटू r प्लस h। अरे यार ये तो बड़ा अजीब इक्वेशन आ गया। अब यहां से हमको पहुंचना है mgh, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड h। तो एक काम करते हैं, इस चीज पे वर्कआउट करते हैं। बच्चों अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ी थी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने पहले ही कहा था ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एकदम सेम होता है, उन दोनों के फॉर्मूलाज भी हमने देखे थे। सो अगर अर्थ के ऊपर है, अगर सरफेस अर्थ के ऊपर है, सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितनी आती थी, m g m बाय r स्क्वायर, याद आया कुछ, g m बाय r स्क्वायर, याद है कि नहीं, ओके। अब यहां पे देखो जरा बेटा, मैं क्या करता हूं, यहां से r को बाहर निकालता हूं, मेरे को क्या g m बाय r स्क्वायर चाहिए। देखो अगर g m बाय r स्क्वायर मिल गया तो मेरा काम बन जाएगा, ओके। चलिए g m m h अपॉन r इंटू r, मैंने क्या कहा था इसमें से r कॉमन निकाला, सो यहां तो 1 हो गया। अरे इधर तो r था ही नहीं, r नहीं था तो कोई बात नहीं, मैं उसके नीचे लगा देता हूं। देखो एक्चुअली मैंने किया क्या, ये r प्लस h इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड r कर दिया, मुझे r को कॉमन निकालना ही था, सो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड r कर दिया। अब इसके अंदर से r बाहर ले लो, सो यहां पे 1 बचेगा और ये नीचे r बचेगा, समझ आ रहा है। चलिए सो बेटा अब इसके बदले क्या मैं g लिख सकता हूं, gm बाय r स्क्वायर, सो g m h अपॉन 1 प्लस h बाय r। सो यहां पे कहां गया, यहां पे मास ऑब्जेक्ट का होता था, ओके। अच्छा अब एक चीज और बेटा, हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप अर्थ से 400 500 मीटर ऊपर जाते हो तो उससे ये वैल्यू बहुत छोटी आती है। अरे अर्थ का रेडियस जो है वो होता है 6400 किलोमीटर, इसका मतलब 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इतना बड़ा रेडियस है। अगर आप ये चलो मान लो 400 मीटर चले गए, 600 मीटर चले गए, तो ये वैल्यू इसके लिए तो कितनी छोटी वैल्यू है। तो जब आप h 600 डिवाइड बाय दिस वैल्यू करोगे तो आपका आंसर 0.000 समथिंग आएगा। इसका मतलब 1 प्लस 0.000 समथिंग कोई बड़ी वैल्यू क्रिएट करेगा नहीं। इसका मतलब इतनी हाइट पे आपके जी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फिजिक्स ये कहता है कि अगर आप बहुत ही छोटी सी हाइट पे ऊपर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कोई चेंज नहीं आएगा।
हाँ, अगर आप 1000 मीटर या उससे ऊपर जा रहे हो तब जाके चेंज आता है. सो फॉर हियर h is much less than r, therefore h tends to 0. बट अगर h r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो h की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको आप 0 ले सकते हो. सो बचा क्या यहां से gmh by 1 plus 0. 1 plus 0. सो ये क्या हो गया mgh. और आई थिंक यही फॉर्मूला हमने देखी थी पोटेंशियल के लिए, है ना. हम तो बचपन में पोटेंशियल एनर्जी इसको ही पढ़ते थे mgh. देखो आ गई वो फॉर्मूला वापस. तो एक्चुअली जो हमने सीखा था वो 110% राइट है. अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होती है, बट हम उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं बिकॉज अल्टीमेटली ये फॉर्मूला हमको वहां पे अप्लाई करनी है. ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आज के लिए ये लेक्चर हम यही रखते हैं. अगली बार हम पोटेंशियल एनर्जी की कॉन्सेप्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे या पीछे हो रहा है तो उसकी कितनी वेलोसिटी है ये देखेंगे. साथ ही साथ इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, एस्केप वेलोसिटी. कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस उसको खाली अच्छे से समझेंगे. सो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए. थैंक यू.